जब मनुष्य शक्तिशाली हो जाता है तो उसे लगता है उसने भाग्य को जीत लिया है, उसने प्रकृति पर श्रेष्ठता प्राप्त कर ली है, अब वो जो चाहेगा वो कर सकता है। लेकिन वास्तव में जिस पल उसके मन में ये विचार आता है, वहीं से उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। प्रकृति बिन मांगे ही अपनी बोली संतान को हजार नेमतें देती रहती है, लेकिन जब भी संतान खुद को उसका स्वामी समझने लगती है तो पटकनी देकर औंधे मुंह पटक भी देती है। और रक्त कुंड में तो यही हो रहा था। हर व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहा था। तो क्या प्रकृति ही इस युद्ध का निर्णय करेगी? क्या दोनों पक्षों में से कोई भी एक जीत सकेगा? क्या विश्वा जौहरगढ़ का भाग्य बदल पाएगा? विशाल लेखनगर से बाहर जाने की तैयारी में था। अभी वो महल से बाहर निकलकर अपने घोड़े पर सवार हुआ ही था कि सामंत लेखराज ने उसे देख लिया। अरे भांजे, हमें युद्ध के मैदान में खड़ा करके तुम कहां चल दिए? सामंत ने हंसकर पूछा। बहुत ही जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा हूं, शाम तक वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर घोड़े पर बैठ गया और क्षण भर में ही लेखराज की नजरों से ओझल हो गया। दिल ही दिल में लेखराज इस युद्ध से भयभीत था। सच तो यह था कि वो सामंत रणधीर से दुश्मनी मोल लेना ही नहीं चाहता था, और खास तौर पर वो विश्वा के नाम से डरा हुआ था। लेकिन उस पर विशाल का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। वो विशाल को मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पिता के लेखराज पर बहुत से एहसान थे, और रक्तकुंड के युद्ध के बाद अब जाकर विश्वा से बदला लेने का मौका आया था। विशाल के पिता वीरेंद्र की मौत का बदला। वीरेंद्र महेंद्रगढ़ की ओर से लड़ रहा था, और इसी विश्वनाथ पुरोहित ने बेरहमी से उसे काट डाला था। मंदार में जब विशाल को पता चला कि अधीश पुरोहित उसी विश्वनाथ पुरोहित का पुत्र है जिसने उसे अनाथ कर दिया था, उसने बदला लेने की ठानी। अधीश को खत्म करने के इरादे से ही उसने प्रतियोगिता में अधीश का नाम दिया था, और प्रतियोगिता से एक रात पहले उसे धमकाया भी था ताकि अधीश भड़क जाए और कोई गलती कर बैठे। लेकिन उसे अधीश की शक्ति का अंदाजा ही नहीं था, और प्रतियोगिता में अधीश ने विशाल को बुरी तरह हरा दिया था। लेकिन अब वो अधीश के एक और बड़े दुश्मन इंद्रजीत से मिलने जा रहा था। उसे पता था इंद्रजीत उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है, और हेमंत के साथ मिलकर किसी न किसी तरह वो उसे मार ही देगा। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इंद्रजीत पहले ही मारा जा चुका है। उधर विश्वनाथ पुरोहित और अधीश कहानी कहते सुनते इंद्रनगर पहुंच गए थे, लेकिन अधीश को तो जैसे जल्दी से जल्दी सब कुछ जानना था। फिर क्या हुआ पिताजी? इंद्रनगर के पहले महल में प्रवेश करते ही अधीश ने पूछा। उसकी बच्चों जैसी जिज्ञासा देखकर विश्वा को हंसी आ गई। अभी तुम जाकर आराम करो, मैं काम समाप्त करके आता हूं। जिस काम के लिए हम यहां आए हैं वो तो तुम भूल ही गए, विश्वा ने कहा तो अधीश झेंप गया। अच्छा पिताजी, आप जाइए, तब तक मैं भी इंद्रनगर घूमकर देख आता हूं कि यहां क्या क्या बदला है, अधीश बोला। विश्वा मुस्कुराते हुए चले गए। वे सोच रहे थे उनका बेटा इतना बड़ा हो गया है, खुद 2 बच्चों का पिता बन गया है, लेकिन अब भी बालकों की तरह मासूम है। अधीश भी कुछ देर के लिए रक्तकुंड के बारे में सोचना छोड़कर मधुप के साथ नगर घूमने निकल पड़ा। विशाल जब इंद्रजीत के घर पहुंचा तो वहां से पता चला कि वो तो कई दिनों से गायब है। जिस दिन मंदार से वापस आया था उसी दिन किसी मित्र को लेकर कहीं चला गया था। इस इंद्रजीत को भी अभी गायब होना था। वैसे तो हर तरह की मदद का वचन दिया था, अब मौका पड़ने पर भाग खड़ा हुआ। वहां से निराश होकर विशाल एक दूसरे मित्र से मिलने चल पड़ा। उसे तो सपने में भी नहीं पता था कि इंद्रजीत मारा जा चुका है। उसने मंदार में इंद्रजीत से सहायता मांगी थी और इंद्रजीत ने उसे वचन दिया भी था, लेकिन इंद्रजीत उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था, और उसने खुद ही अधीश को मारने की एक अलग योजना बना ली थी। उसे वैसे भी विशाल की पुरानी दुश्मनी और बदले की भावना से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब तो वो खुद ही मारा जा चुका था। वहां से निराश होकर विशाल एक दूसरे मित्र के पास पहुंचा जो मंदार में उसके साथ था। गिरीश, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसने सीधे ही मुद्दे की बात की। कहो किस तरह की मदद चाहिए? गिरीश ने पूछा। विशाल जानता था कि गिरीश कभी मना नहीं करेगा। गरीब घर के लड़के गिरीश को अपनी योग्यता के बल पर मंदार में प्रवेश तो मिल गया था, लेकिन वहां खर्च करने लायक उसके पास धन नहीं होता था। इस समय विशाल उसकी सहायता करता था।
क्योंकि गिरीश की एकमात्र रुचि औषधि बनाने में थी और औषधियां बनाकर उसे पर्याप्त अंक भी नहीं मिलते थे। इसलिए आर्थिक रूप से वो पूरी तरह से विशाल पर निर्भर था और यही कारण था कि उसके इरादे जानते हुए भी वो उसकी मदद करने के लिए मजबूर था। एक ऐसा विष बनाकर दो जिसको सूंघने भर से इंसान की मृत्यु हो जाए, विशाल ने साफ शब्दों में अपनी बात रखी। लेकिन गिरीश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर विशाल की ओर देखकर चुप हो गया। क्या लेकिन? विशाल ने उसे घुड़का। लेकिन थोड़ा समय लगेगा, 1 घंटे तुम इंतजार करो, मैं अभी आया, गिरीश ने कहा और अपने घर के भीतर कमरे में चला गया। विशाल बाहर ही बैठकर उसका इंतजार करने लगा। लगभग 1.5 घंटे बाद कांच की एक छोटी सी शीशी लिए गिरीश लौटा। विशाल, ये रही वो औषधि। यह औषधि सिर्फ मंदार के मांत्रिक ही बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसका प्रयोग करने के बाद शव को आग, पानी, मिट्टी से बचाकर रखना होगा, लगभग 1 हफ्ते, वरना इसकी बदबू पूरे राज्य में फैल जाएगी, गिरीश ने कहा। तो विशाल ने फिर शंका भरी निगाहों से उसे देखा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब विष लेकर जा रहे हो तो जाहिर सी बात है गुप्त रूप से हत्या कर रहे हो और हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगा दोगे, लेकिन इसी समय सावधानी रखनी है। ये विष भीतर से सड़ा देता है और जलाने या दफनाने पर बदबू फैल जाती है और सारा भेद खुल जाता है कि मंदार के किसी मांत्रिक ने यह औषधि बनाई है, और फिर मेरे साथ तुम्हारी भी पोल खुल जाएगी। मैं हमेशा के लिए मंदार से निकाल दिया जाऊंगा और शायद मृत्यु दंड दे दिया जाए। गिरीश ने अपनी सफाई दी। अब जाकर विशाल थोड़ा निश्चिंत हुआ। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर आंच नहीं आने दूंगा, विशाल ने कहा और शीशी लेकर वहां से चला गया। लेखनगर वापस आकर उसने लेखराज के सामने अपने गुप्तचरों और सैनिकों को बुलवाया और एक साजिश रचने लगा, क्योंकि वो समझ चुका था कि आमने सामने की लड़ाई में वो कभी जीत नहीं सकता। अधीश इंद्रनगर की गलियों में घूम रहा था, लेकिन अब उसे वो पहले वाली समृद्धि और स्वतंत्रता दिखाई नहीं दे रही थी। जनता का उल्लास भी धीमा पड़ गया था। इंद्रनगर के लोगों ने बहुत संघर्ष देखा था। अब एक बार फिर सामंत के सैनिक जगह जगह पहरा दे रहे थे और जांच पड़ताल कर रहे थे। 2-3 जगह तो खुद अधीश को भी अपना परिचय देना पड़ा। माहौल से खिन्न होकर वो जल्दी ही वापस लौट गया और अपने कमरे में जाकर विश्वा का इंतजार करने लगा। इस महल के कमरे उसे चंदनगर के महल की याद दिलाते थे। विश्वा ने बिल्कुल उसी के जैसा ये महल बनवाया था। लेटे लेटे अधीश की आंख लग गई और उसे एक बार फिर वही सपना आया। वो चौंक कर उठ बैठा। जब भी कोई बहुत बड़ी कोई घटना उसके साथ घटने वाली होती थी, तभी उसे ये सपना आता था। तभी उसे बाहर से विश्वा की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो रात ढल चुकी थी। वो बाहर आ गया। अधीश भोजन किए बिना ही सो गए थे। अब जाओ, पहले जाकर कुछ खाओ, विश्वा ने कहा तो अधीश चुपचाप खाने के कमरे में चला गया, लेकिन उसका मन तो रक्त कुंड में अटका हुआ था। जल्दी जल्दी भोजन करके वो विश्वा के पास आ बैठा। बताइए पिताजी, आगे क्या हुआ? उसने पूछा। बताता हूं, विश्वा मुस्कुराए और तकिए का सहारा लेकर आंखें मूंद कर लेट गए और कहानी सुनाने लगे, जैसे वो हर दृश्य अपनी आंखों से देख रहे हों। मैं और वासुदेव मिलकर महेंद्रगढ़ की सेना को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। तभी एक धमाका हुआ। आग का एक बड़ा गोला ठीक मेरे सामने आकर फट गया। हालांकि हमारे पास भी कई अग्नि सिद्धि वाले सैनिक थे, लेकिन ऐसा धमाका कोई नहीं कर सकता था। हमारी सेना में चीख पुकार मच गई। वो कोई मांत्रिक होगा पिताजी? अधीश बोला। हां, वो था मांत्रिक चंद्रभान, जिसे विजय ने अपने साथ मिला लिया था। लेकिन अभी विजय का खेल बाकी था। चंद्रभान ने जल्दी ही पूरी सेना पर काबू कर लिया। चारों ओर आग ही आग थी। मुझे भी जल्दी ही हथियार डाल देने पड़े। विजय ने मुझे कैद कर लिया था, मेरे साथ ही वासुदेव को भी। इसके बाद हमारी सेना और जौहरगढ़ के मित्र राज्यों की सेना में तबाही मचा दी गई। लेकिन प्रकृति से बड़ा कोई नहीं होता। तत्वों को काबू करने वाले तात्विक भी नहीं और उनके अस्त्र बनाने वाले मांत्रिक भी नहीं। भीषण गर्मी के मौसम में भी भयंकर काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बादल फट रहे हों। चारों ओर आग और पानी, प्रलय जैसा दृश्य था। हम दोनों को बांधकर विजय ने एक टीले पर छोड़ दिया था। फिर विजय को किसने हराया? अधीश ने पूछा। वो सोच नहीं पा रहा था कि उसके पिताजी और वासुदेव जैसे महान योद्धाओं को कोई बंदी बना सकता है। विजय को हराया नाराज प्रकृति और उसके दुर्भाग्य ने।
जल्दी ही वीर प्रताप को पता चल गया कि विजय ने उसके साथ कितना बड़ा छल किया है। जो अभी तक युद्ध स्थल से दूर था, उसे खबर मिल चुकी थी कि उसके परिवार को खत्म कर दिया गया है। विश्वा ने ठंडी सांस लेकर कहा, लेकिन आप सबने पहले ही खबर क्यों नहीं दी थी? अधीश ने फिर टोका। क्योंकि हमें लगा था कि राज परिवार का इकलौता जीवित सदस्य मंदार में सुरक्षित है, विश्वा ने कहा। ओह, फिर वे युद्ध में कैसे आए? अधीश ने जानना चाहा। जब विजय ने चंद्रभान को युद्ध में झोंक दिया तो सूर्यभान ने खुद जाकर वीर प्रताप को पूरी बात बताई और खूब खरी खोटी भी सुनाई। वीर के परिवार के कारण ही उनका छोटा भाई इस युद्ध में कूदा था और हजारों मासूमों की जान ले रहा था। विश्वा ने कहा तो अधीश गुरु सूर्यभान के बारे में सोचने लगा। फिर सूर्यभान खुद रक्त कुंड आए और अपने भाई को खोजने लगे। उनके साथ वीर प्रताप भी था। अब तक शांत रहने वाला वीर प्रताप युद्ध भूमि में आते ही महाकाल बन चुका था। एक ओर आग पानी का प्रलय और दूसरी ओर वीर प्रताप का क्रोध। अब महेंद्रगढ़ की सेना झुकने लगी। सूर्यभान के आने की खबर सुनकर चंद्रभान पहले ही पीछे हट चुका था। वीर प्रताप ने तो विजय की रीढ़ ही तोड़कर रख दी। अब विजय खुद मैदान में था। दोनों ओर से मांत्रिक तरह तरह के घातक मंत्र पढ़ रहे थे। हर जगह तबाही मची हुई थी। वीर प्रताप के पास मंदार के सर्वश्रेष्ठ मंत्र थे और विजय के पास तरह तरह के यंत्र। कि अचानक वीर प्रताप का मंत्र छोड़ने के लिए हवा में उठाया गया हाथ ऊपर ही रह गया। विजय के भी यंत्र विफल होने लगे। अब प्रकृति अपना बदला ले रही थी। सारे तात्विक और मांत्रिक बेहोश होकर गिरने लगे। विश्वा इतना कहकर सांस लेने के लिए रुके। अधीश को भी अपने बारे में सोचने का मौका मिला। वो भी तो कभी कभी ऐसा करता है। क्या प्रकृति किसी दिन सोचकर ही वो सिहर उठा? तभी विश्वा ने आगे कहना शुरू किया। अब सूर्यभान मैदान में आए और विजय को ललकारा। क्या मिला विजय इतने मासूमों की जान लेकर? राज परिवार को खत्म करके तुमने अपना बदला तो पहले ही ले लिया था ना। अब मेरे भाई को मेरे साथ जाने दो, बदले में तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन विजय पर तो ताकत का नशा छाया हुआ था। उसने चंद्रभान की गर्दन पर खंजर रख दिया। चंद्रभान, जो अब तक विजय को मित्र समझकर उसके लिए युद्ध कर रहा था, अचानक इस धोखे को समझ नहीं पाया। जब तक वीर प्रताप और सूर्यभान उसकी ओर बढ़ते, विजय ने चंद्रभान की गर्दन काटकर अलग कर दी। विश्वा ने कहा और एक सांस छोड़ी। अधीश भी एकदम सांस रोके ये बात सुनता रहा। वो कल्पना कर सकता था कि उसके प्रिय गुरु सूर्यभान पर उस समय क्या बीती होगी। आप तब भी टीले पर ही थे? अधीश ने पूछा। नहीं, जब टीला भी डूबने लगा तो हमारी रक्षा के लिए खड़े सैनिक हमें मरने के लिए छोड़कर भाग गए। पानी बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उसका फायदा यह हुआ कि पानी में रस्सियों की गांठें ढीली पड़ने लगी। जल्दी ही उनको खोलकर हम दोनों भी उसी जगह पहुंच गए। मैंने अपनी आंखों से चंद्रभान को दम तोड़ते देखा था, विश्वा ने कहा और आंखें खोल दी। क्या गुरु सूर्यभान ने फिर कुछ नहीं किया? अधीश ने पूछा। उसको विश्वास था कि उसके गुरु तो अकेले ही पूरी सेना पर भारी थे, लेकिन क्या वे उस समय लड़ने की हालत में थे? क्या विजय ही इस युद्ध में जीत जाएगा? क्या सूर्यभान के क्रोध से महेंद्रगढ़ को कोई बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियन सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।